एक पत्रकार जो क्राइम रिपोर्टिंग का काम करता था, जहां भी कुछ क्राइम सीन होता था, जहां भी कुछ मर्डर या फिर ऐसी घटना होती थी, पत्रकार उस जगह पे जाता था, उस घटना की और बाकी लाशों की तस्वीरें खींचता था। खींचने के बाद अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाता था, बाकी चीज़ें कलेक्ट करता था। यानी जहां भी कहीं क्राइम होता था, वो पत्रकार उस जगह पे जरूर जाता था, सारी छानबीन करता था, पूछताछ करता था, सारी रिपोर्ट कलेक्ट करता था, बाकी अपने प्रेस में अपनी बाकी चीज़ों में मुहैया करवाता था। लेकिन इसके बाद एक जगह पे कुछ ऐसा होता है, वहां पे कुछ लोगों का कत्ल होता है, उस आदमी के इलाके में ही होता है, उस पत्रकार के इलाके में। पत्रकार उस जगह पे जाता है, जाने के बाद उन लाशों को देखता है, उनकी तस्वीरें लेता है। लेकिन जैसे ही लौट के पत्रकार आता है, अपने घर तक पहुंचता है, कि रास्ते में ही उस पत्रकार को हार्ट अटैक आ जाता है। और इसके पीछे जो वजह निकल के सामने आई, कि जो लाशें उसने देखी थी, जिन लाशों की तस्वीर उसने क्लिक की थी, जिस जगह ये घटना हुई थी वहां की तस्वीरें जो उसने क्लिक की थी, ये लाशें, ये घटना स्थल इतना ज़्यादा खौफनाक था कि जो पत्रकार शायद कई सालों से इसी फील्ड में तरह तरह की लाशें उसने देखी थी, तरह तरह के क्राइम सीन देखे थे, इन लाशों को देखने के बाद उस पत्रकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो आप सोच के देखिए ये घटना कैसी रही होगी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, ऐसी घटना, ऐसी चीज, ऐसा इंसिडेंट हमारे देश में इससे पहले न कभी हुआ, न इसके बाद कभी हुआ। इस घटना में 14 लोगों का कत्ल हुआ, एक आदमी सुसाइड करके मर गया और एक आदमी इन सबको देख के मर गया, दहशत से, हार्ट अटैक से। आज की कहानी मुंबई की है, कहानी थाने की है, थाने के घोरबंदर इलाके की है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा चलूंगा, आज की इस कहानी की बात करूंगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपके कुछ सवाल थे, उन सवालों का जवाब आज देना थोड़ा सा ज़रूरी है। कल मैंने जो कहानी सुनाई थी, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को भी मैंने उसमें उठाया था, और उसमें एक मॉर्चुरी सर्वेंट का बयान भी आपको मैंने सुनाया था। उसने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पे, बॉडी पे बाकायदा चोट के निशान थे। गले पे जो मार था वो फांसी का नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती लटकाया गया हो। आंखों के पास भी कुछ चोट के निशान थे, सर पे भी कुछ चोट के निशान थे। यानी ये जो मामला था ये मर्डर की तरफ जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी बड़ी लापरवाही के साथ, बिना किसी वीडियोग्राफी के, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। बाकायदा मैंने इस बात को आपको बताया तो उस पर कई लोगों का सवाल था। कई लोगों ने इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछा, कई लोगों ने सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे पूछा, ईमेल किया, कमेंट किया कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो वो आदमी इतने दिनों तक था कहाँ। सवाल आपका बड़ा वाजिब है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था, उसके सामने गलत हो रहा था, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पे चोट के निशान थे, बाकी सारी चीज़ें थी, तो अब तक वो आदमी शांत कहाँ था, अचानक से वो मीडिया के सामने कैसे आ गया। तो ये सवाल उस आदमी से भी पूछा गया। उसके जवाब में उस आदमी ने जो कुछ कहा, उस आदमी ने बताया कि जो पिछली सरकार थी महाराष्ट्र की, उस सरकार पे इस आदमी को भरोसा नहीं था। यानी जो मर्चुरी सर्वेंट था, उसको इस आदमी पर भरोसा नहीं था, इस सरकार पे भरोसा नहीं था। लिहाजा उसने अपने आप को चुप रखना ज़्यादा जरूरी समझा। और अगर वो कुछ बोलता, जिनका नाम मैंने नोट किया था, रूप कुमार शाह, लगभग 27-28 सालों से ये कूपर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो उनका मानना था कि अगर पिछली सरकार में ये कुछ बोलते तो शायद तब भी कुछ होता नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिलता। लिहाजा इस सरकार बदलने तक इन्होंने इंतजार किया और इस सरकार पे इन्हें भरोसा है, इस वजह से ये बोल रहे हैं। इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये मामला फिर से जागेगा। तो ये एक अपडेट थी, महत्वपूर्ण सवाल का जवाब था जो मुझे लगा आपको देना चाहिए। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नवी मुंबई के थाने इलाके में। एक जगह लगती है घोरबंदर। जगह थोड़ी सी आउटसाइडर है, लेकिन हमारे देश की जो टेक्निक है डेवलपमेंट का, वो वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल है, इसलिए आपको भारत में बहुत ऊंची बिल्डिंगें नहीं मिलेंगी। क्योंकि हमारे देश के विकास का क्रम ही ऐसा है कि आसपास के गांव को, आसपास के इलाकों को आप धीरे धीरे शहर में शामिल करते रहें। बहुत ऊंची बिल्डिंग ना बनाए, लेकिन आप चौड़ी बिल्डिंग बनाएं, आसपास के इलाकों को कवर करें, धीरे धीरे गांव को शहर बना दें, शहर को धीरे धीरे महानगर बना दें। इसी वजह से ये जो इलाका था, भले ही शहर से बाहर था, लेकिन अब लोग जा जाके इस इलाके में, घोरबंदर में बस रहे थे। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही थी, बड़े बड़े मकान बन रहे थे। और इसी में एक आदमी का 2 मंजिला मकान, जिनका नाम था अनवर वारेकर, इनका 2 मंजिला मकान बड़ी शानो शौकत के साथ बना हुआ था। इनका जो बेटा था हसनैन वारेकर,
अच्छा खासा चार्टर्ड अकाउंट था। इसने चार्टर्ड अकाउंट में पहले डिग्री ली, उसके बाद इसने मास्टर्स किया। एक बड़ी कंपनी में 70-80 हज़ार रुपये सैलरी पे जॉब कर रहा था। घर का इकलौता लड़का था, बाकी 4 बेटियां थी। एक बेटी थोड़ा मानसिक रूप से परेशान थी, मानसिक रूप से दिव्यांग थी। बाकी 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी। तीनों बेटी अपने घर में अच्छे खासे ससुराल में रह रही थी। परिवार इतना ज्यादा मृदुल स्वभाव का था कि आसपास के इलाकों में कोई ऐसा नहीं था जो इस परिवार पे एक उंगली उठा दे। परिवार सबसे मिलजुल के रहता था, खासकर जो बेटा हसनैन था। जब भी कोई मिलता उससे नजरें झुका के बात करता, सलाम आदाब बंदगी ये सारी चीजें करता। अपने धर्म के प्रति बड़ा जागरूक था। कहीं भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता, चाहे वो मिलाद हो चाहे कुछ और हो, उसमें जाता, उसमें शामिल होता। आसपास के दरगाहों पे जाता, जितनी भी मस्जिदें थी उसमें जाता, नमाज पढ़ता। ये सारी चीजें करता, सबसे प्रेम से बात करता। और इस परिवार की एक बड़ी खास बात थी जो शायद सारे परिवारों में कहीं ना कहीं मिसिंग है, और ऐसी मिसाल बड़ी कम देखने को मिलती है कि इस परिवार की जितनी भी बेटियां थी, जितने भी दामाद थे, जितनी भी बहुएं थी, ये हफ्ते में एक बार जरूर एक दूसरे से मिलते थे। चाहे हसनैन के घर पे मिले, चाहे किसी दूसरी बहन के घर पे, चाहे किसी दूसरी बहन के घर पे, चाहे बहू के मायके में, ये सारे लोग हफ्ते में एक बार जरूर जाते थे। फैमिली का गेट टुगेदर होता था, सारे लोग साथ में दावत वगैरह करते थे। उसके बाद लौट के सब अपने अपने काम पे आते थे। बाकी फिर इस 7 दिन का इंतजार होता था, अगले दिन किसी दूसरे के घर पे प्लान बनता था। और इसी क्रम में 28 फरवरी, और कायदे से कहा जाए तो 27 फरवरी साल 2016 को ये जो प्लान था, ये हसनैन वारिकर, या फिर कायदे से कहें तो अनवर वारिकर के घर पे था। सारे रिश्तेदारों को, सारे आसपास के लोगों को, जो भी रिलेशन में थे, उनको बुलाया जाता है। शाम का वक्त हो चुका था और बाकी जितने रिश्तेदार थे जो कुछ आने में असमर्थ थे, हसनैन खुद जाता है, उनको लेके आता है। आने के बाद घर पे छोड़ता है, बाकी दूसरे रिश्तेदार को लेके आता है। महफिल जम चुकी थी, लगभग 16 लोग आ चुके थे। इन 16 लोगों में अनवर थे, अनवर की पत्नी थी, उनका बेटा हसनैन था, चारों बेटियां थी, चारों बेटियों के बच्चे थे, अनवर की 2 बेटियां थी। यानी टोटल 16 लोग, जिसमें 4 माह के बच्चे से लेकर लगभग 56 साल के एक बुजुर्ग तक, सारे लोग। शाम का वक्त था, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, खाना परोसा जाता है, सारे लोग खाना खाते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, बातचीत होती है। खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक आती है, सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अपने अपने कमरे में जाते हैं। 2 मंजिला घर था, कमरे की कोई कमी नहीं थी। कमरे में जाते हैं, जाने के बाद सो जाते हैं। और जैसे ही रात के 2 बजते हैं, जो उसकी बहन थी हसनैन की, सुबिया सुबिया अचानक से बाहर से एक आवाज सुनती है और चौंक के उठती है। दरअसल ये आवाज उसकी माँ की थी, और माँ कह रही थी कि बेटा मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारी माँ हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें अपना दूध पिलाया, और तुम इस तरह से मुझे कैसे मार सकते हो। ये आवाज जब सुबिया सुनती है तो सुबिया सुनने के बाद अजीब सा चौंकती है कि रात के 2-3 बजे का वक्त है, अचानक से ये माँ क्या बोल रही है। माँ की आवाज ऐसे सुनती है, सुनने के बाद सुबिया दरवाजा खोलती है। और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो खोलने के बाद देखती है कि जो माँ है उसको उसका भाई चाकू से काट रहा है। अब ये चीज देखने के बाद जो सुबिया थी एकदम से बाहर की तरफ भागती है। भागने के बाद फिर उसको कुछ समझ में आता है, फिर अचानक से अपने कमरे की तरफ आती है। अब ये चीज जो सुबिया कमरा खोलती है, खोलने के बाद बाहर जाती है, बाहर जाने के बाद अंदर आती है। ये चीज जैसी हसनैन देखता है, इतनी देर में वो माँ का गला काट चुका था। भाग के सुबिया की तरफ आता है, सुबिया को पकड़ता है। पकड़ने के बाद कहता है कि तू ही माँ की सबसे बड़ी लाडली है और तू ही मेरी बदनामी करवा रही है ना, तुझे तो जीने का कोई हक नहीं। अब इससे पहले कि सुबिया कुछ समझ पाती, हसनैन सुबिया की गर्दन पे चाकू रखता है। चाकू रख के काटने की कोशिश करता है, सुबिया बीच में हाथ लगाती है। सुबिया की उंगलियां कटती हैं, कटने के बाद सुबिया का गला कट जाता है। लेकिन इतनी ही देर में सुबिया अपने भाई हसनैन को धक्का देती है। धक्का देने के बाद खुद को अंदर करती है, दरवाजा बंद करती है और एक जगह जाके कोने में दुबक के छुप जाती है। भाई हसनैन दरवाजा पीटने लगता है, कहता है खोल नहीं तो तोड़ दूंगा। उसके बाद फिर भी नहीं खोलती, फिर कहता है कि तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। लेकिन जिस हिसाब से उसके भाई का बर्ताव था, सुबिया इतना सहम जाती है, इतना डर जाती है कि दरवाजा खोलना उसे मुनासिब नहीं था। कुछ देर तक वो दरवाजा पीटता है, पीटने के बाद तोड़ने की कोशिश करता है। ये दुबकी सी एक बेड के पास बैठी रहती है। फिर इसके दिमाग में जब कुछ
2-4 मिनट बीतता है, इसके दिमाग में आता है, इधर इसके गले से खून भी बह रहा था, कि चलो मैं तो सुरक्षित हूँ, लेकिन बाकी परिवार के लोगों का क्या। इसके बाद ये जो कि ग्राउंड फ्लोर पे थी, खिड़की के पास जाती है, दरवाजे खिड़की को पीटने लगती है, बचाओ बचाओ की आवाज़ चिल्लाती है। रात के 2 बजे का वक्त था, फरवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा था। सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन काफ़ी देर तक ये चिल्लाती जब कोई नहीं सुनता। तो वहीं पे एक स्टील का गिलास रखा हुआ था, जो अमूमन इसने पानी पी के रखा था रात में ही। उस स्टील के गिलास से ये अपनी खिड़की को पीटती है और पीटने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जोर जोर से खिड़की को, ग्रिल को पीटती है। और इतनी जोर चिल्लाती है कि आसपास के मोहल्लों के घरों में जो लोग अपनी रजाइयों में थे, उनके कानों तक ये आवाज़ जाती है। सारे लोग निकल के बाहर आते हैं, बाहर आके खिड़की के पास आते हैं और देखते हैं कि जो सुबिया है खून से लथपथ है, गले से लगातार खून बह रहा है, घबराई हुई चिल्ला रही, कह रही भाई सबको मार रहा है। अब ये चीज़ आसपास के मोहल्ले के लोग देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि ये घर में हो क्या रहा। सारे लोग सुबिया से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सुबिया बेहद घबराई हुई है और कह रही है कि भाई जो है सबको मार डालेगा। अब सारे लोग घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। फौरन पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस आती है, घर के दरवाजे को पीटती है। पीटने के बाद जब कोई नहीं खोलता तो दरवाजे को तोड़ती है, और तोड़ने के बाद जैसे ही पहला कदम पुलिस अंदर रखती है तो अंदर का जो नज़ारा था, अंदर का जो मंजर था, चारों तरफ खून, पूरी फर्श पे, सीढ़ियों पे, दरवाजों पे। ऐसा कोई जगह नहीं था, चाहे वो सोफा हो, चाहे मेज हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे फर्श, चाहे सीढ़ी, चाहे कारपेट, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां खून न बह रहा हो। एक होता है खून के छींटे गिरना, एक होता है खून फर्शों पे बहना। तो उस समय खून फर्शों पे बह रहा था। पुलिस वाले अंदर जाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो हसनैन की वाइफ है, महज 28 साल उम्र थी, उसका गला कटा हुआ है, गर्दन पे किसी ने चाकू चलाई है। उसके बाद वो फर्श पे, सीढ़ी पे चढ़ते हुए लगभग 3 सीढ़ियों के ऊपर थी, वहां पे मरी पड़ी हुई है। पुलिस वाले फौरन भाग के और अंदर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कहीं 4 महीने की बच्ची मरी पड़ी है, कहीं 5 महीने की बच्चा मरा पड़ा है, कहीं बाप मरा पड़ा है, कहीं भाई मरा पड़ा है, कहीं बाकी घर की लड़कियां मरी पड़ी हैं। अब यह चीज़ देखने के बाद सबको बस एक ही बात याद आती है कि हसनैन कहाँ है। पुलिस और अंदर जाती है और देखती है कि हसनैन जो है पंखे में लटका हुआ है, पूरा खून से लथपथ, हाथ में एक बड़ा सा चाकू, वो भी मर चुका है। अब पुलिस, आसपास के लोग चौंकते हैं। चौंकने के बाद बड़ा अजीब लगता है कि इस घर में आखिर चल क्या रहा था, हुआ क्या। सारे लोग मरे पड़े हैं। जो बहन है, जो भी शायद जिंदा है या मर गई, सुबिया, वो भी बेहोश हो चुकी है, सांसें उखड़ उखड़ के चल रही हैं। फौरन सुबिया को हॉस्पिटल भेजा जाता है। बाकी परिवार वालों को, उनकी लाशों को उठाया जाता है। उठाने के बाद हॉस्पिटल भेजा जाता है, पोस्टमार्टम होता है, पूरे घर को सील किया जाता है। मामला मीडिया में आता है, तरह तरह की बातें होती हैं। कोई कहता है कि शायद जो हसनैन था वो भूत प्रेत के चक्कर में इसने मार दिया, कोई कहता है कि किसी दरगाह पे जाता था इसलिए मार दिया। लेकिन अब इस मामले की जो सटीक जानकारी दे सकती थी वो बहन सुबिया थी। अब सारे लोग सुबिया के होश में आने का इंतजार करते हैं। सुबिया का इलाज चल रहा था, उसके गले को, खून को रोकथाम किया जाता है। गले में लगभग 25 से ज़्यादा टाँके लगते हैं। और जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, उसका मानना है कि सुबिया बड़ी किस्मत वाली थी। जो गले की नली है वो महज 1 इंच बची थी, अगर वो कट जाती तो सुबिया भी मर जाती। बहरहाल कुछ दिन तक सुबिया हॉस्पिटल में रहती है। उसके बाद सुबिया होश में आती है, और होश में आने के बाद अब पुलिस वाले जब सुबिया का बयान दर्ज करने जाते हैं तो सुबिया शुरू में बार बार बेहोश होती है, लेकिन पुलिस वाले उसे ढाढ़स बजाते हैं और सारी कहानी उससे पूछने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से समझाते हैं। तो लास्ट में जब सुबिया कहानी बताना शुरू करती है तो वो कहानी कुछ ऐसी थी कि जो उसका भाई हसनैन था और उसकी एक बहन जो मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त थी, लगभग 27-28 साल उसकी उम्र थी। वो बहन, उसकी शादी हुई नहीं थी, और जो हसनैन था उसकी दवाओं को, चूंकि बहन बीमार थी, उसकी दवाएं चल रही थी, तो हसनैन भी कभी कभार उसकी दवाओं को खाने लगा था। घर वाले ये चीज़ देखते हैं। देखने के बाद उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि एक आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ है वो पागलों की दवा क्यों खा रहा है। हसनैन उस पर कहता है कि इस दवा में ऐसा कुछ है नहीं, दवा एकदम नॉर्मल है, मस्ती के लिए खा लेता हूँ। घर वाले इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद जनवरी महीने में जो सुबिया है अपने ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। कुछ दिन तक वो रहती है।
रहने के दौरान एक दिन वो नोटिस करती है कि उसका जो भाई हसनैन है वो अपनी ही सगी बहन के साथ, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसके साथ गलत काम कर रहा है। अब ये चीज जब सुबिया देखती तो सुबिया की एक तरह से पैर तले जमीन खिसक जाती है कि उसका भाई अपनी ही सगी बहन के साथ गलत काम कर रहा है। सुबिया भाग के घर में आती है, बाकी परिवार के सदस्यों को बताती है। सारे लोग हसनैन को डांटते फटकारते हैं। उसके बाद फिर उसकी बहन जो मानसिक रूप से बीमार थी उसको भी मारते पीटते हैं कि तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, इतनी भी बुद्धि नहीं है। बात आई गई हो जाती है, मामला यहाँ पे दबा दिया जाता है। लेकिन इसी वजह से जो हसनैन था सुबिया के ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा रहने लगा। इसी बीच कुछ रिश्तेदारों से उसने कर्ज भी ले रखा था, किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख, और टोटल अगर अमाउंट जोड़ा जाए तो इसने लगभग 70 से 80 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अब ये भी एक सोचने की बात है कि एक आदमी जो 60-70 हज़ार की सैलरी पा रहा है, घर में कोई न जवान बहन है, न जवान बेटी है, न कोई ऐसा सडन काम उसे करना, तो इतने कर्ज उसने क्यों ले रखा था। इसके बाद अचानक से ये 27 तारीख को उन तीनों लोगों को जिनसे इसने कर्ज ले रखा था, बाकी सारे रिश्तेदारों को ये बुलाता है कि आइए आज घर पे दावत है। कुछ रिश्तेदार जो नहीं आ पा रहे थे, उनमें उनकी बहन थी, उनको ये दिल्ली जाता है, दिल्ली से लेके बाकायदा आता है। आने के बाद खाना सर्व करता है। खाने में कुछ नशे की दवा मिला था ताकि सारे लोग सो जाएं। उसके बाद रात के 2 बजे इसके अब्बू जो बकरा ईद पे बकरा ज़िबा करने के लिए, हलाल करने के लिए जो चाकू रखे थे, और कहा जाता है इसके इलाके में पूछताछ में पता चला कि जो बकरा ईद पे बलि दी जाती थी, कुर्बानी, ये हसनैन खुद अपने हाथों से देता था। ये रात के 12 बजे अपने उस चाकू को उठाता है। उठाने के बाद सबसे पहले अपनी पत्नी को दौड़ाता है, दौड़ा के उसको काट देता है। उसके बाद फिर अपनी दोनों बेटियों को, जिसमें एक 6 साल की बेटी, एक 4 महीने की बेटी, उनको काट देता है। सोच के देखिए कि अपनी 4 महीने की बच्ची पे चाकू चलाते हुए उस आदमी के दिल में, उस आदमी के जहन में थोड़ा भी एक सिकन की भावना नहीं आई। उसके बाद बाकी अपनी बहनों के पास जाता है, उनको मार देता है। उसके बाद अपने भांजे को, अपने भांजियों को, जिसमें एक 5 महीने के बेटे से लेके एक 6 साल की बेटी तक थी, उन सबको सेम तरीके से काटता है। काटने के बाद लास्ट हमला ये सुबिया पे बोलता है, लेकिन सुबिया को जब वो नहीं मार पाता और उसे लगता है कि इस गर्दन काट दिए शायद ये मर जाएगी अभी, तो ये जाता है। जाने के बाद खुद को भी फांसी लगा लेता है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद इसमें जो चीज़ निकल के सामने आई कि एक तो ये आदमी अपनी ही बहन के साथ गलत काम कर रहा था, इस वजह से जब इसे लगा कि सबको पता चल गया, बदनामी होगी, इस वजह से इसने 14 कत्ल की और खुद की जान ले ली, यानी 15 जान इसकी वजह से गई। और एक आदमी जो अस्पताल में, जिसका नाम था राधे श्याम भौमिक, एक पत्रकार था लोकल, ये गया लाशों की तस्वीरों को जब निकालने, और उस क्राइम सीन पे जब गया, उसे देखने के बाद ही 3-4 घंटों में उसे हार्ट अटैक आ गया। तो एक आदमी जिसके ऊपर कुछ रुपयों का कर्ज था, कर्ज उसने क्यों लिया ये भी आज तक पता नहीं चल पाया। और अपनी ही बड़ी बहन से आपत्तिजनक संबंध थे। इस बात की जानकारी जब परिवार के लोगों को हो गई तो इस वजह से भी इसने 15 लोगों की जान ली और एक आदमी अपने आप ही मर गया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ थी, इसका प्रभाव शायद आपको वीडियो में आज दिखा हो। और कुछ रिकॉर्डिंग टेक्निक मैंने आज चेंज की है। अगर कुछ आपको आवाज़ में परिवर्तन दिखे, अच्छा है बुरा है जैसा है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, अगर तबीयत स्वस्थ रही तो। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।